स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम समाज के उन पर्सनैलिटीज पर यानी उन व्यक्तित्व पर आधारित है जिनका किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय या सर्वश्रेष्ठ योगदान है। चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो सियासत का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र हो या समाज में नए नए विषयों का क्षेत्र हो। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उनका उस व्यक्तित्व का बहुआयामी जो है व्यक्तित्व है। वो सिक्योरिटी सर्विसेज भी देखते हैं, बहुत सारी सोशल संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, सियासत से भी उनका गहरा रिश्ता है, गाजियाबाद महानगर भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य हैं। यानी कि इतना बहुआयामी व्यक्तित्व आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मेरी मुराद है मनोज शर्मा जी से। मनोज शर्मा जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। और मैं संत वानी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके समक्ष अपनी बात रखने के लिए। मनोज जी, जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम पर्सनैलिटी से बातचीत पर आधारित होता है। आपके अनुभव जो है जीवन के, आपके हमारे दर्शकों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बने, आप युवाओं के लिए आइडियल बने, आप यूथ आइकॉन हैं और आपके लिए एक बहुत भविष्य में एक स्वर्णिम जिंदगी जिसे कहते हैं काम करने के लिए पड़ी हुई है। तो सबसे पहला सवाल है मनोज जी कि आप समाज सेवा के क्षेत्र से किस तरह से जुड़े, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर हरीश जी, सब चीज़ों के पीछे एक शब्द होता है, संघर्ष जी। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के विषय में हम सोचेंगे नहीं, चाहे वो आपका सामाजिक हो या व्यावसायिक हो, एक संघर्ष बहुत ज़रूरी है जीवन में। आम जीवन में हर आदमी रोज़मर्रा भी संघर्ष करता है और उस संघर्ष से निकलता वो ऊपर तक जाता है। तो मेरे लिए जो प्रेरणा रही कि मुझे लगा कि मुझे खुद ही करना है, जो भी करना है खुद संघर्ष करना है और अपना एक मुकाम पाना है, चाहे वो आपका सामाजिक हो। क्योंकि एक सामाजिक लोगों के लिए मदद करके बड़ा दिल को सुकून मिलता है। तो वो आप किसी भी रूप में कर सकते हो, चाहे आप किसी को नौकरी दिला सकते हो। अब जैसे अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है तो उसके माध्यम से हम लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं, जिससे कि लोग आते हैं, उनको काम मिलता है और वो अपना जितनी उनकी नीड्स होती है उसे पूरा करते हैं। तो उससे बड़ी समाज सेवा क्या हो सकती है कि लोगों को रोज़गार दिया जाए। आप अपनी पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड जो है कि पहले आपके फोर फादर्स या परिवार में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की होगी? नहीं, ये एक्चुअली हम किसान फैमिली से थे। हमारा जो पूरा बैकग्राउंड किसान फैमिली से रहा है और मेरे फादर साहब की मृत्यु भी बहुत, मैं 4-5 साल का था तो हो गई थी। तो उसके बाद जब भी मैंने आपको अभी जो शब्द बताया है संघर्ष, उससे ही निकल के जो भी ये कंपनी बनाई है या जो भी मैं सामाजिक चीज़ों से जुड़ा हूँ, राजनीतिक चीज़ों से जुड़ा हूँ, तो वो सब का कारण यही है, संघर्ष। वो खुद वहाँ से मैं खुद निकलते चीज़ों को सीखते करते हैं। और सबसे बड़ा प्रेरणा आज के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अच्छे कोई प्रेरणा दे नहीं सकते। वो चाहे आप व्यापारिक हो, स्किल डेवलपमेंट में ले लीजिए, वो भी उसी विषय को रखते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत नीचे से निकल के सेल्फ मेड आदमी है जी। कहाँ से कहाँ तक। भारतीय जनता पार्टी से आप किस तरह से जुड़े और किस तरह से आपको प्रभावित किया उसकी विचारधारा? मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी, मैं विचारधारा, एक तो ये लोकतांत्रिक पार्टी है जी। यहाँ पर आपका ये नहीं है कि परिवारवाद है। आपको मीन्स अगर आपके अंदर क्षमता है लोगों की मदद करने की, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, तो आप अपना एक मुकाम पा सकते हो। यहाँ पर परिवारवाद नहीं चलता है। और दूसरा, जो मैं माननीय प्रधानमंत्री से बहुत प्रेरित हूँ। वो कहाँ से कहाँ, मतलब एक जैसे आपको भी मालूम है उनकी जीवन शैली, पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तो उनसे बहुत प्रभावित रहा। उनकी एक छाप मेरे जीवन में पड़ी, जिसकी वजह से मैं अपना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारी नई विधाएं सामने आई हैं, बहुत सारे नए विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दिए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत है, स्किल इंडिया है,
और बहुत सारे विषय हैं, जैसे लोकल टू वोकल कहते हैं। जैसे आप छोटे छोटे शहरों में कोई एक उत्पाद जो है वो बहुत बड़ा लोकप्रिय होता है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ख्याति नहीं मिल पाती, वो वही का वही रह जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसी शुरुआत की है और निवेश भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या क्या काम कर रहे हैं? देखो, इससे पहले क्या था कि अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट का शुरू किया। स्किल डेवलपमेंट, देखो इंडिया में क्या था, हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग बेरोजगार थे, मतलब लेकिन क्या था कि उनको काम, कुछ स्किल्ड नहीं थी उनके अंदर, तो उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। तो अब जब से ये स्किल डेवलपमेंट हुआ है, ट्रेनिंग होती है, इसी के माध्यम से जो सरकार प्रोग्राम चला रही है, उस ट्रेनिंग से लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो ये सब चीज़ें रही है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत कोरोना काल में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत बड़े बड़े पैकेज दिए, स्मॉल से एमएसएमई को भी पैकेज दिया, बड़े उद्योगों को भी पैकेज दिया। तो ये बड़ा संकट का दौर था। अब हम, मुझे लगता है कि अब देश की अर्थव्यवस्था, आप चाहे जीएसटी का मामला लीजिए, जीएसटी कलेक्शन जो है वो जब से जीएसटी लागू हुआ है, दूसरी बार सबसे बड़ा संग्रहण पिछले महीने नवंबर में हुआ है। यहाँ तक जीडीपी का सवाल है, वो भी आगे बढ़ रही है, उम्मीद है। अब जहाँ तक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी नजर में क्या क्या आपका दृष्टिकोण क्या है और क्या क्या किया जाना चाहिए? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट। और जो छोटी छोटी कंपनी है जो बंद पड़ी थी, उन कंपनियों को लेकर आज की डेट में एमएसएमई लॉन्च हुई है, उससे लोगों को छोटे छोटे लोन मिल रहे हैं, जिससे कि वो अपना कारोबार चला पा रहे हैं। तो उसमें, और आपने बहुत अच्छा, मेरे याद आ गया बोला शब्द, वोकल टू लोकल। वो हर जिले में, मतलब जो भी जिला जिस चीज़ के लिए प्रसिद्धि है, प्रख्यात है, जिसकी उसकी पहचान है, हाँ, जो उस जिले की पहचान है, तो वो वहाँ का कोई प्रोडक्ट ऐसा बना दिया जाता है। उसमें माननीय योगी जी ने भी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका बहुत योगदान रहा है। और जिन पद चिन्हों पर ये देश चल पड़ा है, 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, वो नरेंद्र मोदी जी के पीछे पीछे चल पड़ी है। उन्हें मालूम है कि अगर हमारा भविष्य है तो यहीं पर ही है, यही आदमी हमें, जो हमारी मंजिल प्राप्त हो सकती है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और रात दिन आप देख लो, पिछले 7 साल से एक भी दिन की अगर छुट्टी की हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, या कुछ आपने सुना होगा कि आज छुट्टी पे है, या कुछ नहीं सुना होगा वो, क्योंकि उनका एक ही सपना है, इस देश को आगे लेके जाने का, और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का। और हम आने वाले समय में, जहाँ तक मुझे लगता है, हम वी शेप जाएंगे। हमारी इकोनॉमी कोरोना काल से भी जिस तरीके से निकल के आए हैं, बहुत पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा, उसके बावजूद भी हमारे जो नेतृत्व था, वो इतना अपने आप में कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबने नहीं दी, वो एकदम से हमारी वी शेप इकोनॉमी जाएगी जी। हम फिर से रिकवर कर लेंगे, और उससे 10 गुना स्पीड से हम रिकवरी कर रहे हैं। जीएसटी का भी, आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जी। कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या यही है कि सुबह अपना, सबसे पहले तो जैसे कि मोदी जी बताते हैं योगा करना है, तो सबसे पहले योगा से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता होता है, फिर अपना ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, फिर पार्टी कार्यालय जाते हैं, जो कुछ लोगों के काम होते हैं, सामाजिक काम होते हैं, राजनीतिक काम होते हैं, वो ख़त्म करते हैं अपना। फिर हमारा यही लक्ष्य रहता है, कोई भी लोग आए हमारे पास, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। तो समस्याएं तो बहुत आई पिछले 2 साल के कोरोना काल में। 378 दिन तक किसान आंदोलन चलता रहा, बहुत से पहलू हैं इस सिस्टम के भी। कोरोना काल में आपने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, या अपने शहर में या अपने इलाके में क्या क्या किया? जैसे कि एक ये पार्टी का भी निर्देश था, और सरकार ने भी, पहली बात तो सरकार ने इतना कुछ किया है, फिर हर जो पदाधिकारी था, पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई गई, किसी को भोजन वितरण किया गया, किसी को उसके गांव तक पहुंचाया गया, बसें की गई, ये सब चीज़ें हमारी संस्था ने की जी। आप व्यापार प्रकोष्ठ से भी जुड़े हुए हैं जी। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना पिछले 2 साल में करना पड़ रहा है, तो आप क्या सरकार से क्या क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से अभी तक सरकार ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, इसी तरीके से सरकार आगे भी अच्छा करेगी, और आने वाले भविष्य में हर नौजवान
के पास रोजगार होगा। ये हमारी इच्छा है। जिस तरीके से हमने कोरोना को मात दी है, इसी तरीके से एक दिन हमारा जो है हिंदुस्तान का विश्व में नाम होगा। देखिए, आप किसान मतलब खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, आपकी बैकग्राउंड जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है कि जब सब कुछ मंदी के दौर में था, उद्योग धंधे ठप हो चुके थे, लोग घरों में बंद होकर हताशा की दृष्टि से देख रहे थे, केवल घर से बाहर आना या सब्जी लेना या यही दिनचर्या पिछले 2 साल से रह गई थी। अगर किसी सेक्टर ने ग्रोथ की है तो एकमात्र सेक्टर वो कृषि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेक्टर था। राइट। कोई भूखा नहीं हुआ, सबको सब्जी मिली, सब्जियों की सप्लाई भी हुई। रेलवे ने एग्रीकल्चर किसान ट्रेनें भी चलाई कि आपके प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से। लोकतंत्र में आंदोलन चलना, आंदोलन खत्म होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, कृषि कानूनों का बनाना या वापस लिया जाना। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस समय है जी कि मनोज जी, एग्रीकल्चर सेक्टर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक रूप से जो चीज़ें हमसे रह गई हैं, या इस पर और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? जब तक हम एडवांस नहीं होंगे जी, हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड एडवांस मशीनें नहीं होंगी। और देखो आप, हमारे यहाँ पर ज़मीनें बढ़ती जा रही है और ज़मीन छोटी होती जा रही है। हाँ, रकबा छोटा होता जा रहा है। अब जो बिल आए थे वो किसानों के समझ में नहीं आए। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी अपने आप में कहा कि नहीं, जिसके समझ में आए ठीक है। मैं भाई, उनका तो हित किसान हित में था। जी जी। अब उन्होंने वापस ले लिए, लेकिन वो जो किसान बिल थे अपने आप में उनका भी यही था कि कृषि के क्षेत्र में सुधार किया जाए। जी, उन बिल का मेन जो पर्पस था ये था कि कृषि की रेस में एक रिवोल्यूशन आए, क्रांति आए। जिस तरीके से नई चीज़ें, आप जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, कनाडा जाइए, वहाँ इतने बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी पे वो डिपेंड करते हैं, कौन सी सीड्स डालना है, कितना पानी यूज होना है। वो एक एग्रीकल्चर वहाँ पर एक इंडस्ट्री है। तो उसी को हमें प्रधानमंत्री जी ने सोचा और उसको करके रहेंगे, वो होगा। चलिए, आप यूथ आइकॉन हैं जी, आपके सामने एक अच्छा भविष्य पड़ा हुआ है। अक्सर लोग सियासत में जुड़ते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता के माध्यम से जुड़े या पदाधिकारी के माध्यम से जुड़े, उनकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि उन्हें बस टिकट मिल जाए चुनावों में, या पार्षद बन जाए या विधायक बन जाए। तो आपका इस विषय पर क्या दृष्टिकोण है? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश यही है कि युवाओं को मेहनत करनी चाहिए। पहले तो पार्टी लाइन में अपने क्षेत्र में मेहनत करें। अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो उनका नाम होगा, अपने आप वो जानेंगे, अपने आप वहीं से निकल के एक नेता पैदा हो जाएगा। तो वो उसको, अगर उसको एक फोकस्ड होकर अपने काम को करेगा तो पक्का ही 100% मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ वो सक्सेस पालेगा। मनोज शर्मा जी ने बहुत बेहतरीन ढंग से युवाओं को मैसेज दिया है कि रातों रात ओवरनाइट सक्सेस का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चाहे सियासत हो या समाज सेवा या समाज का कोई भी क्षेत्र, चाहे वो उद्योग जगत हो या किसी भी और क्षेत्र, आपको मेहनत, आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट ही आपको मुकाम तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका स्टूडियो में। थैंक यू हरीश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और संतवाणी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आपके समक्ष आपसे मेरी भेंट हुई और मैंने अपने विचार रखे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।